चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो परिभाषिक शब्दावली थी उसके बारे में जान गए थे। क्या क्या सीखे थे उसके बारे में, संपत्ति क्या होती है, दायित्व क्या होते हैं, और भी जो टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं, आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, सारी बातें हमने क्लियर कर लिया था आप लोग को कल के क्लास में। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आज मेन चीज़ सीखने वाले हैं और वो है तुम्हारा क्या, दोहरा लेखा प्रणाली। देखो, जो भी आप लेन देन करोगे व्यापार में, माल खरीदना, माल बेचना, किसी प्रकार का व्यय करना, आय होना, जो भी लेन देन होगा, उस लेन देन को लिखने की एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका एक सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसी सिस्टम को मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया है, दोहरा लेखा प्रणाली बनाया गया है। क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली। अब दोहरा लेखा प्रणाली मतलब एकदम कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं, कोई पढ़ाई जैसा कुछ नहीं इसमें कि एकदम दोहरा लेखा प्रणाली बहुत बड़ा प्रणाली है। भाई देखो, कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। प्रणाली मतलब क्या होता है, सिस्टम। सिस्टमेटिक ढंग से करना ताकि आपका काम जल्दी भी हो जाए और सिस्टमेटिक ढंग से, और जब कभी उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप आसानी से क्या कर सको, उस पर चेंज कर सको। जैसे हम बोलेंगे रूम की सफाई करो, तो आप रूम की सफाई कैसे करोगे? सबसे पहले फर्श साफ करोगे? नहीं, आप पहले क्या करोगे, पहले सीलिंग साफ करोगे, फिर रेक वगैरह साफ करोगे, उसके बाद फिर फर्नीचर साफ करोगे, उसके बाद अंत में फर्श क्या करोगे, साफ करोगे। सिस्टम से कर रहे हो ना, एक सिस्टम है। पढ़ाई करते हो तो कोई भी पेज से लिखना चालू कर देते हो कि पहले पेज से लिखना चालू करते हो? पहले पेज से, उसमें भी नाम लिखते हो, कुछ लिखते हो, एक सिस्टमेटिक ढंग से। बस वैसे ही अकाउंटेंसी में लेन देनों को लिखने का एक सिस्टम होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो क्या होता है इस दोहरा लेखा प्रणाली में? तो देखिए, पहले तो ये जाने कि दोहरा लेखा प्रणाली बनाया किसने है। तो दोहरा लेखा प्रणाली जो है उसको बनाया है लुकास पेसियोली ने। किसने बनाया है? लुकास पेसियोली ने बनाया है दोहरा लेखा प्रणाली को। और कब बनाया? 1494 में बनाया। कहाँ का रहने वाला था ये? इटली के वेनिस सिटी में रहने वाला था, वेनिस शहर में रहने वाला था। उसने देखा कि व्यापार में लेन देनों को लिखने के लिए, प्रॉपर लिखने के लिए बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेन देनों को लिखने का एक सिस्टम नहीं है, प्रणाली नहीं है, इतने सारे कस्टमर है। अगर व्यापार छोटा है तो ठीक है, लेकिन अगर व्यापार बहुत बड़ा है जहाँ पे डेली के डेली 100, 150, 250 कस्टमर आते हैं, और आज के ज़माने तो लाखों कस्टमर डेली के डेली माल बिकता, माल खरीदा जाता है आज के ज़माने में, तो लिखने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। इसलिए उसने क्या बनाया, दोहरा लेखा प्रणाली बनाया। आया बात समझ में? तो उसने क्या बोला, क्या है इस दोहरा लेखा प्रणाली में? सबसे पहले देखिए, उसने दोहरा लेखा प्रणाली में बोला सबसे पहले क्या होगा, लेन देन होगा। तो उसने उस लेन देन को एक नाम दिया, हर एक लेन देन को। क्या नाम दिया? एक का नाम दिया विकलन, और एक को नाम दिया क्या, समाकलन। एक को नाम दिया विकलन और दूसरे को नाम दिया क्या, समाकलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेबिट और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, जैसे लेन देन, देखो लेन देन का मतलब क्या है, लेन देन एक दूसरे को क्रॉस करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पेन दूँ, मतलब पेन आप मेरे से खरीदोगे तो मैं आपको पेन दूंगा, बदले में आप मुझे पैसा देखो लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं लेन देन। तो एक को नाम दिया विकलन, दूसरे को नाम दिया समाकलन। अब अपने दिमाग में ये मत लाना कि जो पेन है वो विकलन है, या जो आपने पैसा दिया सर वो समाकलन है। क्या समाकलन विकलन है वो दिमाग में लाना है। सिर्फ लेन देन को नाम दे दिया विकलन समाकलन। दो डबल इफेक्ट पड़ता है हर लेन देन का, कि ट्रिपल इफेक्ट पड़ता है हमेशा? ट्रिपल पड़ता है क्या, डबल। तो जो डबल इफेक्ट पड़ता है उसी को नाम दिया गया क्या, एक को नाम दिया गया विकलन, दूसरे को नाम दिया गया समाकलन। आया बात समझ में? तो होता है लेन देन। इस लेन देन की प्रविष्टि की जाएगी सिस्टमेटिक ढंग से। सबसे पहले इस लेन देन का लेखा कहाँ किया जाएगा, सहायक पुस्तकों में किया जाएगा। सहायक पुस्तक क्या होते हैं? हर लेन देन का उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की क्या होंगी, पुस्तकें होंगी। जैसे क्रय पुस्तक होंगी, विक्रय पुस्तक होंगी, क्रय वापसी विक्रय वापसी पुस्तक होंगी। जैसे क्रय पुस्तक होंगी तो जो भी जब माल क्रय करोगे तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, क्रय पुस्तक में। विक्रय पुस्तक में जब माल विक्रय करोगे तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, विक्रय पुस्तक में। तो ये कहानी रहती है, समझ में आ गया? अलग अलग सबका अपना अपना एक पुस्तक होगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो लेन देनों को उसके स्वभाव के आधार पर उसको वर्गीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक, उसमें एंट्री होगी। सहायक पुस्तक के आधार पर ही क्या बनाई जाएगी, उसकी पंजी प्रविष्टि बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? पंजी प्रविष्टि। आप बोलोगे सर पंजी प्रविष्टि क्या है? पढ़ेंगे भी, अपने आप में एक चैप्टर है, अपने आप में चैप्टर है, अपने आप में चैप्टर पंजी प्रविष्टि। ठीक है, बनाई जाती है। और पंजी प्रविष्टि के आधार पर ही क्या बनाया जाता है, खाता बही। सभी के अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। ये भी शायद आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अभी तो सिर्फ सिस्टम समझना, एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। सबसे पहले लेन देन होगा, उस लेन देन की प्रविष्टि कहाँ की जाएगी, एंट्री कहाँ की जाएगी, सहायक पुस्तकों में। फिर उसकी प्रविष्टि कहाँ की जाएगी, पंजी प्रविष्टि में। सहायक के आधार पर ही पंजी प्रविष्टि होती है। और उसके बाद फिर कहाँ बनाया जाएगा, खाता बही बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो काम होगा ना, हर एक लेन देन को इन 3 प्रोसेस से होकर क्या करना पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो हर एक लेन देन को इस 3 प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और ये दैनिक कार्य, कैसा कार्य है, दैनिक डेली वर्क है। ये रोज इसको काम करना पड़ेगा। ये काम तो रोज का रोज होना ही रहना है। समझ में आ गया? अब वर्ष का अंत आएगा, साल का क्या आएगा, अंत आएगा। साल के अंत में क्या बनाया जाएगा, तलपट। बोलोगे सर अब ये क्या है,
सुन लो ना, बाद में देखेंगे, ठीक। और तलपट के आधार पे क्या बनाया जाता है, अंतिम खाते। जनरली अंतिम खाते का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो व्यापार से रिलेटेड लाभ या हानि की गणना करनी होती है, ठीक है, उसी के लिए पर्पस होता है, वो बाद में देखेंगे जब पूरा। तो मेरा तो मकसद सिर्फ सिस्टम बताना था। तो कोई भी लेन देन होगा उसकी एंट्री सहायक पुस्तक में होगी, पंजी प्रविष्टि होगी, खाता बही बनेगी, डेली का काम है। साल का अंत आएगा, क्या आएगा, वर्ष का अंत आएगा। वर्ष के अंत में क्या आएगा, आपको बनाना पड़ेगा तलपट और अंतिम खाते बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये प्रणाली है, क्या है, ये प्रणाली है। तो बेटा एक खेल चालू हो गया, बोला था ना अकाउंटेंसी क्या है, एक खेल है। अब खेल के नियम चालू हो जाएगा। तो एक खेल यही है, सिस्टम का नाम है, यही तुम्हारा क्या है, सिस्टम है। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम के नियम है, मैंने बताया जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे नियम बताऊंगा, ठीक। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को सिस्टम के नियम, यानी कि मैं बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ लिख देता हूँ, दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा। दोहरा लेखा प्रणाली मतलब दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा। अवधारणा मतलब उसका एक प्रकार से नियम। अगर आपको ये प्रणाली सीखनी है तो भैया कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रणाली सीखनी तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला नियम, पृथक व्यापार अस्तित्व का सिद्धांत लिखेंगे। पृथक अस्तित्व का सिद्धांत, ठीक है। पृथक व्यापार अस्तित्व का सिद्धांत। बोलोगे सर ये क्या होता है पृथक व्यापार अस्तित्व का सिद्धांत? तो इस नियम के अकॉर्डिंग एक व्यापार होता है और व्यापार में क्या होता है, एक मालिक होता है। एक व्यापार होता है और एक क्या होता है, मालिक। तो जैसे आप कोई व्यापार कल को चालू करोगे तो आप व्यापार हो और आप व्यापार के क्या हो, मालिक भी हो। तो यहाँ पे कैरेक्टर है, एक व्यापार अलग कैरेक्टर हो, व्यापार का मालिक क्या है, अलग कैरेक्टर है। दोनों आपस में क्या होंगे, पृथक होंगे। सर ऐसा क्यों पृथक रूल है भैया, कारण क्या है उसका? जैसे मान लीजिए फर्ज करो आप कपड़े का व्यापार चालू करते हो। किसका व्यापार चालू करते हो, कपड़े का। ये दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेन देनों को सही तरीके से रखना और जो भी लाभ या हानि होगा उसकी गणना करना, सही लाभ हानि की गणना करना। अब मान लीजिए आप व्यापार के मालिक हो, आप कपड़े का व्यापार चालू किए, ठीक। आपके घर में किसी प्रकार का फंक्शन हुआ, शादी हुई, ठीक, तो कपड़ा तो खरीदोगे, सीधी सी बात है। अब बताओ बच्चों, कपड़ा जब आप खरीदोगे तो अपने ही व्यापार से खरीदोगे कि दूसरे के व्यापार से खरीदोगे? अपने ही व्यापार से खरीदोगे ना भाई। आप कपड़े का व्यापार करते हो तो आपके पसंद का कपड़ा तो आपके व्यापार में होगा, अपने ही कपड़े के व्यापार से खरीदोगे। चलिए आपने 10,000 का कपड़ा निकाल लिया व्यापार से, अपने ही व्यापार से निकाल लिए, क्या पैसा दिए उसको? दोगे पैसा? बताओ कौन देता है? ड्रॉर में डालोगे 10,000 रुपये? नहीं डालोगे, है ना, नहीं डालोगे। कपड़ा निकाले, लेके चले गए, यहीं पे आपने गलती कर दी। अब सोचो आपने 10,000 का कपड़ा निकाल लिया, ठीक। अब सोचो अगर 10,000 का कपड़ा नहीं निकालते अपने लिए तो कपड़ा क्या होता, मार्केट में बिकता, कोई और आके खरीदता तो आपका विक्रय क्या होता, 10,000 से बढ़ जाता। सही बात है। लेकिन आपने 10,000 का माल निकाल कर अपने घर ले गए तो आपका विक्रय जो है 10 क्या बिका? अब आपका विक्रय जो है 10,000 से क्या हो गया, कम हो गया। क्या सही लाभ हानि का आकलन होगा? सही बताओ ईमानदारी से, होगा भाई? असली में वो माल बिकने के लिए आया था परंतु आप लेके चले गए तो आपका सेल्स गिर नहीं गया, आपका सेल्स डाउन हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या इससे सही आकलन होगा? नहीं। तो यही कारण है कि इस प्रणाली में इसने बोला है कि व्यापार और व्यापार का मालिक दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इवन यानी कि व्यापार का मालिक अगर अपने लिए कुछ भी निकालेगा तो उसके लिए पैसा गिन के क्या करेगा, गले में डालेगा। मतलब व्यापार मालिक अलग है, व्यापार क्या है, अलग है। समझ आया कि नहीं आया बात? और आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा इसको पढ़ते समय। आपका कैरेक्टर क्या होगा, व्यापार। आपको व्यापार बन के पढ़ना, आपको मालिक बन के नहीं पढ़ना। अपने आपको क्या समझना, मैं व्यापार हूँ। जब भी अपन पढ़ेंगे, दो नियम बता रहा हूँ, जब भी पढ़ेंगे तब। जैसे मैं बोलूँगा माल क्रय किया तो आप ये मत समझना कि भाई माल क्रय किया, किसने माल क्रय किया, उसने किया, नहीं मैंने किया। क्या मानोगे, माल मैंने किया। जैसे बोलेगा ना रामू से माल खरीदा तो क्या समझोगे, मैंने रामू से माल खरीदा। इमेजिन करोगे, इमेजिन करने वाला कहानी है यहाँ पे। माल बेचा, जैसे बोलेंगे रवि को माल बेचा, तुरंत इमेजिन करना कौन बेच रहा है, मैं बेच रहा हूँ। आप अपने आप को सोचना, कैरेक्टर में ढलना, मैं रवि को माल बेच रहा हूँ। मैं बोलूँगा बैंक में पैसा जमा किया ले जाके, तो क्या समझना, मैं पैसा जमा कर रहा हूँ ले जाके, ये समझना। आप लोग समझ में आ गया, या कर रही हूँ, ठीक। या अगर हम बोलेंगे कि आपने किसी प्रकार का ऑटो भाड़ा दिया, बताइए क्या सोचोगे, मैं ऑटो भाड़ा दे रही हूँ। नहीं आया समझ, कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। क्लियर, ढल गया कैरेक्टर में, ओके। तो ये पहला सिद्धांत होता है, ठीक। दूसरा सिद्धांत होता है चालू व्यवसाय का सिद्धांत। कैसा व्यवसाय, चालू व्यवसाय का सिद्धांत। चालू व्यवसाय का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, देखिए व्यापार जो आप नियम बना, जो व्यापार, ये देखो ये सिस्टम वहाँ काम करेगा जहाँ पे व्यापार एकदम चालू रहेगा।
मतलब जैसे अपन व्यापार चालू करें ना, तो आप इस टाइप का व्यापार नहीं करें कि आज आपने व्यापार चालू किया, दो दिन बाद या 2 महीने बाद या 2 साल बाद आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। मतलब बिजनेस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यू व्यापार चलते रहना चाहिए। जैसे अपन व्यापार चालू किए तो इस साल पूरा ही व्यापार हुआ, फिर अगले साल फिर व्यापार होगा, फिर होगा, मतलब तब जब तक हमारा दम रहेगा, जब तक व्यापार चल जाए तब तक हम चलाएंगे। 100-150 साल तक चल जाए, चल सकता व्यापार 100-150 साल? नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? तो बेटा आप नहीं रहोगे, आपके आने वाले पूर्वज तो रहेंगे ना, आपकी पीढ़ी तो रहेगी ना, कैसे नहीं चल सकता? भाई आप व्यापार चालू करे हो तो ठीक है भाई, आपने व्यापार स्टार्ट किया, अब आप चलो आप 70 साल 80 साल तक जिए, उसके बाद फिर चले गए, तो फिर आपका अगला जनरेशन क्या हो जाएगा, व्यापार करने के लिए आ जाएगा। टाटा का नाम सुन रहे हो ना, टाटा कितने साल से चल रहा है उनका व्यापार, 200 साल से उनका इतिहास है, 200-250 साल से तो चल रहा है ना व्यापार। जनरेशन क्या होती चली जा रही है, उसको मतलब पास ऑन करते चले जा रही है। आया बात समझ में? तो चालू व्यवसाय होना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, जब तक चल जाए, ये मेंटालिटी होनी चाहिए। क्लियर है? लगातार। इसके अलावा होता है मुद्रा मापन अवधारणा। मुद्रा मापन, देखो दोहरा लेखा प्रणाली में उन्हीं चीज़ों की एंट्री होगी जिसको मुद्रा में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मुद्रा में। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पेन दिया और बदले में क्या लिया, पैसा लिया, ये लेन देन है कि नहीं है, बताओ? है लेन देन। लेकिन मैंने आपको पेन दिया, मैं बोला पेन दिया और मैंने आपसे पैसा नहीं लिया, बोला रख लो पेन, चलो रख लो, मैंने बोला, क्या ये लेन देन है? मैंने तो आपको पेन दिया, बस एक ही इफेक्ट पड़ा, डबल इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं, तो ये लेन देन नहीं कहलाएगा। ठीक। लेकिन मैंने पेन देते वक्त आपको बोला, भले पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे, लेकिन मैंने बोला ये लो 30 रुपये का पेन है, रख लो, पैसा मत दो, रख लो 30 रुपये का, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया 30 रुपये का, चलो रख लो। अब बताओ ये लेन देन है? हाँ सर है, क्योंकि मैंने उस वस्तु को मुद्रा में क्या कर दिया, माप दिया। भले आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको जतला दिया ना कि मैं आपको 10 रुपये का दान 30 रुपये का दान दे रहा हूँ। पहले मैंने दिया, मैंने मुद्रा में नहीं मापा, वो लेन देन नहीं है। लेकिन जहाँ अपन बतला देते जाते ना, गिफ्ट में जाते व्यवहार देते ना, व्यवहार का मतलब क्या होता है, लेन देन ही तो होता है। शादी में जाते ना व्यवहार देते हो, बोलते ना व्यवहार दिए हम, फिर लिफाफे में क्यों लिख के देते हो भैया? जतलाते हो सामने वाले को कि हम इतना दे रहे हैं, कल को आप भी देना। आया बात समझ में? लेन देन है। क्या है ये? लेन देन है। क्लियर है? यही लेन देन है। तो ये लेन देन है आपको। तो क्या बोला मैंने, उन्हीं चीज़ों की एंट्री होगी जिसको मुद्रा में क्या किया जाता है, मापा जाता है। लेन देन करोगे तो मुद्रा तो होगा, या मुद्रा में मतलब लेन देन कर भी रहे हो, सामने से पैसा नहीं भी ले रहे हो, फिर भी मुद्रा में क्या कर दे रहे हो, माप दे रहे हो। समझ में आया? जैसे मैंने आपको बुक दे दिया, पैसा नहीं लिया, मैं बोला चलो रख लो बुक, क्या मैंने मुद्रा मापा? वो लेन देन कहलाएगा? नहीं। लेकिन मैं बोलूँ ये 200 रुपये का बुक है, ले लो, अब बोलो हाँ भाई लेन देन है। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली कैसे वर्क करता है, साल भर वर्क करता है, और साल के अंत में हर साल के अंत में लाभ हानि की गणना होती है। यानी कि एक लेखांकन वर्ष है। क्या है? लेखांकन वर्ष है, इसको बोलते हैं लेखांकन अवधि। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली का एक अवधि होगा, क्योंकि भाई आपको लाभ तो गणना करना पड़ेगा ना। लेखांकन अवधि अवधारणा बोल सकते हैं, लेखांकन अवधि की अवधारणा। तो आप बोलोगे सर लेखांकन अवधि अवधारणा क्या है? तो देखो, हर लेखांकन की एक अवधि होती है। आप पढ़ाई करते हो ना, कौन से क्लास में हो? 11th में हो? कितने साल से हो? हर साल है ना भाई, अगले साल 12 जाओगे। ऐसा होता है कि अगर आप पहली क्लास में पढ़ते हो, पता ही नहीं होता कब तक पढ़ना है, पहली क्लास पढ़े जा रहे, कब पढ़ेंगे, कब एग्जाम देंगे। हर एक का एक क्राइटेरिया है ना, एक साल आपका एक अवधि है, एक साल ही आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं 2 साल एक क्लास में पढ़ना है, ऐसा कुछ नियम बना दे सरकार तो कैसे होगा? एक क्लास में 2 साल पढ़ना है, मतलब 11वीं अपन 2 साल पढ़ेंगे, फिर 12वीं 2 साल पढ़ेंगे, एक अवधि है। वैसे ही क्या होता है, लेखांकन की भी एक अवधि है। लाभ हानि की गणना कब की जाएगी? साल के अंत में। अब सवाल उठता है कि भाई अवधि क्या होगी, साल होगी, महीना होगी, हफ्ता होगी, क्या होगी? तो साल सबसे बेस्ट माना गया। हर चीज़ में साल ही इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे भी साल माना गया। ठीक। अब सुनो, साल 2 प्रकार का होता है, अवधि 2 प्रकार की होती है। एक कैलेंडर वर्ष को फॉलो करो, कैलेंडर वर्ष, जो तुम्हारा कैलेंडर वर्ष है, कौन सा होता है कैलेंडर वर्ष? 1 जनवरी से चालू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। कैलेंडर वर्ष किसको बोलते हैं? जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। यानी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? 31 दिसंबर। यानी कि जो बनाओगे ना आप लोग तलपट, यानी शुरुआत करोगे, लेन देन की शुरुआत कब से करोगे? 1 जनवरी से। ठीक। और जो लाभ हानि की गणना करोगे, तलपट कब बनाओगे? वर्ष का अंत क्या रहेगा आपका? 31 दिसंबर। ठीक। ये होता है कैलेंडर वर्ष। ऑलराइट। एक होता है आप लोगों का वित्तीय वर्ष। कौन सा वर्ष? वित्तीय वर्ष होता है। सर वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है बच्चों वित्तीय वर्ष, और खत्म कब होता है? 31 मार्च। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है।
पूरे दुनिया में यही वर्षों को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, वित्तीय वर्ष को ही पालन किया जाता है। आप अपना स्कूल ही देख लो ना, कब चालू होता है, अप्रैल में चालू होता है और 31 मार्च के अंत तक आपका ख़त्म हो जाता है। क्या कौन सा वर्ष है ये, वित्तीय वर्ष तो फॉलो किया जाता है। 1 जनवरी से चालू होता है क्या आप लोगों का साल, जो क्लास में प्रवेश करते हो सब प्रवेश करते हो, 1 अप्रैल को प्रवेश करते हो नए क्लास में, और अंतिम 31 मार्च तक एग्जाम रिजल्ट लेके बाय बाय, है ना। तो ये चीज़ है वित्तीय वर्ष, क्लियर है। तो ज़्यादातर व्यापार में जो पालन किया जाता है, किसको पालन किया जाता है, वित्तीय वर्ष को ही पालन किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है। तो बच्चों ये हुआ तो हमारा नियम क्या है का, दोहरा लेखा प्रणाली का, ठीक। तो प्रणाली अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नियम सीख गए अब आप लोग, अब प्रणाली स्टार्ट कर सकते हैं ना पढ़ना, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए जल्दी से। अब देखो ये प्रणाली बनाया था किसने, लुकास पेसियोली ने। यही कारण है कि लुकास पेसियोली को क्या कहा जाता है, लेखांकन का पितामह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेखा शास्त्र का पितामह बोला जाता है, लेखांकन या लेखा शास्त्र का पितामह बोला जाता है। पिता मतलब फादर ऑफ अकाउंटेंसी, पितामह कहा जाता है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। फिलहाल आधुनिक एक प्रकार से बोला जा सकता है, आधुनिक लेखा शास्त्र का, आधुनिक, क्लियर, ठीक, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अब हम लोग बात करते आगे। अब हम लोग सीखेंगे लाइन से। तो देखो दोहरा लेखा प्रणाली में क्या सीखा, सबसे पहले क्या होगा, सहायक बही, सहायक बही के बाद पंजी प्रविष्टि। तो सहायक बही नहीं सीखेंगे, सबसे पहले क्या सीखेंगे, पंजी प्रविष्टि। तो आज हम सीखने वाले पंजी प्रविष्टि, लेकिन पंजी प्रविष्टि से पहले उसके नियम जानो। खाता, देखो खाता, खाता के प्रकार से सीखना, खाते के प्रकार। खाता देखो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत खाता, अच्छे समझो बेसिक चीज़ें, व्यक्तिगत खाता। अब हम प्रैक्टिकल चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ना। अगला होता है वास्तविक खाता, और उसके बाद होता है अवास्तविक, अवास्तविक या फिर नाम मात्र खाता। अवास्तविक बोलते हैं या फिर क्या कहा जाता है, नाम मात्र खाता कहा जाता है। एक होता है नाम मात्र खाता। तो पहला होता है व्यक्तिगत खाता। देखिए ऐसा कोई भी लेन देन, ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्यक्ति विशेष का बोध कराएगा। आपको ऐसा लगेगा जहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसको कौन से कैटेगरी में रखेंगे, व्यक्तिगत खाते के विषय में रखेंगे। समझ में आया, किस में रखेंगे, व्यक्तिगत खाते के विषय में रखेंगे, क्लियर है, ठीक। इसी प्रकार ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी संपत्ति का बोध कराएगा, किसका बोध कराएगा, संपत्ति का बोध कराएगा, उसको इसको वास्तविक खाते में रखेंगे। नाम से स्पष्ट है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है, जो वास्तव में दिखाई दे रही हो। वास्तव में दिखाई कौन देती है, संपत्तियां, तो संपत्ति, समझ में आ गया। और अवास्तविक नाम मात्र खाता, ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यय का, जो किसी आय का, अच्छा किसी व्यय का या हानि का या आय का या लाभ का बोध कराएगा। समझ जाइएगा वो किस कैटेगरी में आता है, नाम मात्र खाते में आता है, ठीक है। ये कहानी है, ठीक। अब बारी बारी सबको हम समझते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्या, व्यक्तिगत खाते को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत खाता का क्या है, देखो समझो। तो व्यक्तिगत खाते के बारे में मैंने क्या बोला, ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराएगा, वो किस में आएगा, व्यक्तिगत खाते। व्यक्ति जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, फलाना व्यापार, मिश्रा ट्रेडर्स, आरती ट्रेडर्स, आशीर्वाद ट्रेडिंग कंपनी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसा। तो इसका नियम क्या है, देखो व्यक्तिगत खाते में कैसे पंजी प्रविष्टि बनाएंगे। मैंने बोला था एक विकलन होता है, एक समाकलन। अब वो समझने का समय आ गया। तो यहाँ पे रूल होता है, पाने वाला विकलन, बच्चों जो पा रहा है वो विकलन होगा, और देने वाला कौन, समाकलन। पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। अच्छा, मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि आपको कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, और आपका नाम क्या है, व्यापार। कभी भी याद रखना, व्यापार अपने आप को कभी विकलन समाकलन नहीं किया जाता है। एक नियम सीख लो, अपने आप को कभी आप विकलन समाकलन नहीं करोगे। अपने आप को कभी विकलन समाकलन मत करना, सामने वाले को करना। देखो यार रूल क्या है, पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। अब एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आप हो, ये कौन है, आप हो, ठीक। आपका एक ग्राहक है ए नाम का, और आपका एक ग्राहक है कौन, बी नाम का, ठीक है। आपका ग्राहक ए है और आपका ग्राहक कौन है, बी है। अब कोइंसिडेंस की बात है कि आपको ए से 100 रुपये लेना है, आपको 100 रुपये क्या करना है, लेना है आपको ए से, ठीक है। और बी को 100 रुपये आपको देना है, 100 रुपये क्या करना है, आपको देना है। ए से 100 रुपये आपको लेना है। होता है व्यापार में कई बार ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, हमको हमें ए से 100 रुपये लेना है, और कोइंसिडेंस की बात है कि बी को 100 रुपये हमको देना होता है। कई बार लेन देन चलते रहता अपना अपना, ठीक। अब ये है कि हमारा हमारा जो व्यापार है वो, मान लीजिए हमारा व्यापार तार बाहर में है, ठीक। जबकि ए और बी जो रहते हैं वो दयालबंद में है। इनका दोनों का व्यापार दयालबंद में है, और दोनों का दुकानें जो है आजू बाजू अगल बगल में है,
ठीक, तो हम ए को फ़ोन लगा के क्या बोलेंगे, भाई वो 100 रुपये किसको दे दे, तू बी को दे दे। क्या ए और बी का कोई रिलेशन है? नहीं है। ठीक, हमको 100 रुपये ए से लेना है और बी को 100 रुपये हमको देना है, और दोनों का दुकान को इंसिडेंस की बात है, आजू बाजू है ए और बी का, तो हम ए को क्या बोलेंगे, फ़ोन करके, सुन ना वो बी को 20 रुपये दे, 100 रुपये दे दे, हो गया लेन देन समाप्त। क्या ए का बी से कोई लेन देना था? नहीं, लेकिन सिर्फ हमारे कहने पर हमारा लेन देन को ए ने बी को पैसा क्या कर दिया, दे दिया। देखो हमारा लेन देन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए यहाँ पर पाने वाला कौन है? बी, वेरी गुड। बी जो है वो पाने वाला है, और देने वाला कौन है बॉस? बोलो बोलो। ए देने वाला है। देने वाला कौन है? ए देने वाला है। फिर से बताता हूँ, हमको ए से 100 रुपये लेना था, बी को 100 रुपये देना था, ए और बी का दुकान आजू बाजू था, हमने फ़ोन करके को बोला भाई वो 100 रुपये दे दे। ए बी का कोई रिलेशन नहीं था, परंतु हमारे कारण ए ने बी को क्या किया, पैसा दिया। लेन देन हमसे ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन लोगों का लेन देन नहीं था, हमारा लेन देन था, ए ने दिया, हो गया ख़त्म। तो बताओ यहाँ पा कौन रहा है? देखो यहाँ व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, यहाँ किसी संपत्ति का बोध नहीं हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? व्यक्ति विशेष का। तो कौन पा रहा है? बी। और दे कौन रहा है? ए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो बच्चों इसकी एंट्री बनेगी, पंजी प्रविष्टि जो बनेगी, एंट्री मतलब बोलते हैं पंजी प्रविष्टि। तो इसकी जो पंजी प्रविष्टि बनेगी वो बनेगी पाने वाला विकलन, यानी बी का खाता विकलन। क्या बोलोगे? बी का खाता विकलन। समझ आया? और नीचे लिखोगे ए के खाते से, देने वाला समाकलन, यानी कि ए के खाते से। आप बोलोगे सर से बोल रहे हो आप, समाकलन क्यों नहीं बोल रहे हो? इसको ऐसे ही बोलना है, समाकलन को से बोलेंगे अपन हमेशा। क्या बोलेंगे? से। अच्छा, कभी भी याद रखना, विकलन हमेशा पहले लिखा जाएगा और समाकलन उसके नीचे लिखा जाएगा, और ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे मैंने लिखा है। समझ में आ गया? बी का खाता विकलन ए के खाते से। व्यक्ति के नाम के आगे हमेशा का खाता लगाना अनिवार्य है। बी खाता नहीं लिखना, ए खाता नहीं लिखना, बी का खाता, ए का खाता, अंशु का खाता, अंशुल का खाता, अंश का खाता, तापसी का खाता। एक खाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? का खाता। नाम लिख, नाम के आगे का खाता लगाना है। सिर्फ आप अंशु का खाता लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वहाँ पे अंशु खाता लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अंशु का खाता बोलना है। क्लियर है आप सभी को? तो नियम बना कि नहीं बना? तो देखिए, व्यक्तिगत खाता समझ में आ गया? क्या बोल रहे थे? ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराएगा, रूल क्या होगा? पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। पा कौन रहा है भैया? बी। दे कौन रहा है? ए। बात खत्म। कोई दिक्कत? नोट करिए यहाँ तक। अच्छा, नोट करोगे, पहले इसको अपने कॉपी में ऊपर लिखना, और उसके बाद फिर व्यक्ति विशेष का हेडिंग डाल के इसको पूरा एक्सप्लेन करना नीचे में। ठीक, फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे। जल्दी नोट करो। चलिए, अब हम बात करने जाएंगे नंबर 2, और वो है तुम्हारा क्या? वास्तविक खाता। ठीक, तो वास्तविक खाते का क्या रूल होता है? देखो, हमने सिखाया कि वास्तविक खाते का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यक्ति का बोध ना कराए। किसका बोध कराए? संपत्ति का बोध कराए। किसका बोध कराएगा? संपत्ति का बोध कराएगा। समझ जाना वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? वास्तविक खाता। तो यहाँ रूल क्या होगा? संपत्ति का पहचान करना आता है कि नहीं आता आप लोगों को? ठीक है, सिखाए थे ना कौन कौन सी संपत्ति होती है? संपत्ति नहीं सिखाए थे? ठीक है, तो देखो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है व्यापार में आने वाली समस्त संपत्ति, आने वाली संपत्ति विकलन। व्यापार में जो भी संपत्ति आ रही होगी ना उसको विकलन करना, और व्यापार से जाने वाली संपत्ति समाकलन। व्यापार से जो संपत्ति जाएगी उसको क्या करना? समाकलन। जैसे मान लीजिए आप हो ना, जो भी आपके पास आ रहा होगा उसको विकलन करना, जो भी संपत्ति आ रही होगी उसको विकलन करना, जो संपत्ति पहचानना आता ना, और जो संपत्ति आपके पास जाएगी उसको क्या बोलेंगे? समाकलन। चलो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आप लोगों को। चलो एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं बोलूँगा आपको, नगद फर्नीचर खरीदा। आप फर्नीचर खरीदा, कभी भी ना एंट्री को याद करोगे। अब एंट्री बनाना सीख रहे अपन लोग, प्रैक्टिकल चीज़ है ये। नगद फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा। अब आप इमेजिन करो, मैं बोला ना, जब बोलेंगे नगद फर्नीचर खरीदा तो कौन खरीद रहा फर्नीचर? आप खरीद रहे हो। ठीक, तो इमेजिन करो आपके पास क्या आ रहा है। इमेजिन करो फर्नीचर आ रहा है। आप ये हो ना, आप हो ये, बताइए क्या? इमेजिन करो आपके पास क्या आ रहा है। सर हमारे पास ना फर्नीचर आ रहा है फर्नीचर। और इमेजिन करो आपके पास से क्या जा रहा है। सर हमारे पास से ना रोकड़ जा रहा है, रोकड़ा, पैसा, रोकड़। हम यहाँ पैसे को रोकड़ बोलते हैं, रोकड़ा बोलते हैं ना, रोकड़ा, वही। तो रोकड़ क्या हो रहा है? हमारे पास से जा रहा है ना? क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, रोकड़ जा रहा है। क्या सिखाया? आने वाले को विकलन करना, जाने वाले को समाकलन। तो बेटा एंट्री बनेगा फर्नीचर खाता विकलन। क्या बनेगा एंट्री? फर्नीचर खाता विकलन। किससे? रोकड़ खाते से। पूरा देखो, रोकड़ खाते से। फर्नीचर खाता विकलन किससे?
रोकड़ खाते से ये एंट्री बनेगा। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? मतलब फर्नीचर खाता विकलन होगा, रोकड़ खाता समाकलन। नहीं समझे? ठीक, चलो और एक बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं बोलता हूँ नगद मशीन खरीदा, नगद मशीन खरीदा, नगद मशीन खरीदा। बोलो, इमेजिन करो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा? हाँ, वेरी गुड। मशीन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से या रोकड़ खाता समाकलन, रोकड़ खाते से, रोकड़ा नहीं, रोकड़ खाते से, रोकड़ 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 खाते से। नहीं आया समझ में? एकदम आसान है ना? ठीक है। अच्छा चलो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 बताते हैं। चलिए बताना आप लोग। भूमि, भूमि नगद बेचा, भूमि समझते हो? जमीन ना, भूमि नगद बेचा। बताओ क्या एंट्री बनेगा? हो गया गलत। देखे, हड़बड़ा के बोलोगे पक्का गलत बनेगा। सोचो, पहले सोचो। देखो हड़बड़ाओगे ना यहाँ पे पक्का गलत। रस्सी में चलने के समान है, जरा सा लापरवाही किए भड़ से गिरोगे नीचे। गलत बोलना चालू कर दी थी। हाँ, इमेजिन करो, भूमि नगद बेचा, इमेजिन करो। हाँ हाँ, क्योंकि रोकड़ आ रहा है, भूमि जा रहा। भाई बेचोगे तो रोकड़ आएगा, भूमि क्या होगा? जाएगा। अब आप दिमाग में अरे सब तो यार है, हो गया वैसी कर दिए। कभी भी ना, कई बच्चे क्या करते हैं, एंट्री ना इसमें से खोजना चालू कर देते। कभी भी याद रखना, एंट्री क्वेश्चन से मत खोजना, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना, इमेजिन करना क्या हो रहा है, उसके बाद बनाना। हाँ, भूमि नगद बेचा, क्या रोकड़ आ रहा है, भूमि जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ खाता विकलन। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन किससे? भूमि खाते से। रोकड़ खाता विकलन किससे? भूमि खाते से। नहीं आया समझ में? आया? चलो देखो और एक बताते हैं। यंत्र, यंत्र नगद बेचा, यंत्र नगद बेचा। इमेजिन, क्या क्या इमेजिन करो, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? हाँ, रोकड़ खाता विकलन किससे? यंत्र खाते से। रोकड़ खाता विकलन यंत्र खाते से। रोकड़ खाता विकलन किससे? यंत्र खाते से। नहीं आया समझ में? यंत्र खाते से। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ माल नगद खरीदा, माल नगद खरीदा। बोलो क्या एंट्री बनेगा? अच्छा माल को भी साइड करो, माल को कल सीखेंगे अपन, अभी नहीं सीखते माल के बारे में। चलिए ठीक है। चलिए और एक बोलते हैं आपको नंबर 5। मैं बोलता हूँ प्लांट नगद खरीदा। बोलो क्या एंट्री बनेगा? क्या एंट्री बनेगा बोलो? प्लांट नगद खरीदा। हाँ हाँ, एंट्री रट्टा मत मानना, सोचना फिर बोलना, भले समय लो लेकिन सोचना फिर बोलना। क्या एंट्री बनेगा? प्लांट खाता विकलन रोकड़ खाते से। प्लांट खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में? भूलोगे तो नहीं? पक्का पक्का। अच्छा चलो एक ठीक और बोलते हैं। आपने साइकिल खरीदी नहीं, लेकिन बदले में पैसा नहीं दिया, मोटरसाइकिल दे दी कोई पुरानी वाली। मोटरसाइकिल दे के एक ठो नया साइकिल खरीदा। क्या आ रहा है? क्या जा रहा है? मोटरसाइकिल जा रहा है। एंट्री बोलो। हाँ, जो आ रहा है विकलन, संपत्ति आ रही है, संपत्ति पहचानना आता है ना। जो आ रहा है विकलन, जो जा रहा है समाकलन। नहीं समझ आया? ठीक है। तो आज हमने सीखा क्या? वास्तविक खाता। नाम मात्र अपन कल सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा? अच्छा, वास्तविक में और भी थोड़ा गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है हम लोग को, कल ही सीखेंगे अपन लोग। तो अभी आपका होमवर्क क्या है? देखो, अगर आपको अच्छे से एंट्री सीखनी ना, तो अभी घर जाना आप लोग, कम से कम 30 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग अपने घर की चीज़ों को बेचना खरीदना, मतलब सच्ची मत बेचना खरीदना, उसकी एंट्री बना के लाना। जो जो तुम्हारे घर में दिखाई देगा ना, उसको खरीदने की एंट्री करना और बेचने की एंट्री करना। कम से कम 30-40 क्वेश्चन कल बना के लाना। तो इसमें तुम लोगों का दिमाग में बैठ जाएगा, मतलब सोचने की शक्ति आ जाएगी भाई, कि कितना, कोई तुरंत जल्दी जल्दी सोचने लगोगे क्या आ रहा है क्या जा रहा है, टाइम नहीं लोगे आप लोग। क्लियर है? तो बाकी चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। इसका होमवर्क करके आएंगे आप। ओके, थैंक यू।